कुंभ के मेले में एक महिला अपने 10 साल के बच्चे के साथ कुछ सामान की खरीदारी कर रही थी। वहीं पर एक साधु का तंबू था। तो उस तंबू में जो साधु रहा करता था वो अचानक से उस महिला की तरफ उसे अंदर बुलाने का इशारा करने लगता है। इसके बाद वो महिला जैसे उस साधु को देखती है तो उसके बाद उसके तंबू में जाने लगती है। ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा था वो एक व्यक्ति जो वहीं पर कुछ खरीदारी कर रहा था वो भी देख लेता है और वह महिला अपने 10 साल के बच्चों को लेकर उस तंबू के अंदर चली जाती है। तंबू के अंदर जाते ही साधु ने उस तंबू का दरवाज़ा बंद कर दिया था और इसके बाद जैसे ही वो आदमी अंदर जाकर देखता है तो बड़ा ही आश्चर्यचकित हो जाता है। वो सोचने लगता है कि ऐसा कैसे हो रहा है, क्या हुआ था उस तंबू के अंदर और किस वजह से वो साधु महिला को इशारा करके तंबू के अंदर बुलाता है। पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। कौशाम्बी शहर के अंदर एक अमन नाम का लड़का रहा करता है जो अपने परिवार का बड़ा बेटा है और उसका एक छोटा भाई भी है। अमन ज़्यादातर मंदिरों पर रहा करता, साधुओं की संगत किया करता और इसी तरह से अपने समय को बिताया करता है। उसके माता पिता उसके इस व्यवहार से बड़े ही परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनके साथ रहकर वो कुछ ना कुछ नशा करना सीख गया था और उस नशे से वो लोग परेशान हो जाते हैं। तो वो लोग सोचते हैं कि क्यों ना इसकी शादी करा दे, शादी हो जाएगी तो उसके बाद वो सुधर जाएगा। यही सोचकर उसके माता पिता उसके लिए लड़की ढूंढने लगते हैं और ढूंढने से उन्हें एक पास ही के गांव में एक लड़की मिल भी जाती है जिस लड़की का नाम होता है प्रीति। अब प्रीति जो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी और थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी भी थी। जब अमन के माता पिता को देखने के लिए गए तो उसी दौरान उसे अपने बेटे के लिए पसंद कर लेते हैं। अमन और प्रीति दोनों की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद जो प्रीति है वो दुल्हन बनकर अमन के घर में आ जाती है। वहाँ पर आकर जो प्रीति है वो अच्छी तरह से अपने सास ससुर का कहाँ मना करती और अपनी पति की भी सेवा किया करती। लेकिन जो अमन था उसके व्यवहार में बिल्कुल भी चेंजिंग नहीं आई थी। वो इसी तरह से साधुओं की संगत किया करता और मंदिरों पर जाकर चिलम पिया करता। इस बात को लेकर प्रीति उससे लड़ाई करने लगती है। तो अमन जब देखता है कि उसकी पत्नी उससे लड़ाई कर रही है तो वो थोड़ी सी बात को मान जाता है। तो वो फिलहाल अपने सभी काम को बंद कर देता है और अपने घर पर ही रहने लगता है। दिन में लगभग 10 से 12 मिनट के लिए घर से बाहर जाया करता और उसी समय में नशा करके वापस लौट आया करता। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ अमन को एक लड़का होता है जिस लड़के को पाकर अमन और प्रीति बड़े ही खुश होते हैं। जब अमन के घर वाले देखते हैं कि उसका बेटा अब मंदिरों पर नहीं जाया करता, अपने घर में ही रहा करता है और आराम से अपने जीवन को व्यतीत करता है तो वो लोग भी इस बात से बड़े ही खुश होते हैं और सोचते हैं कि जो हमने फैसला किया है वो बड़ा ही अच्छा है। अब हमारा बेटा सुधर गया है और घर के अंदर रहा करता है। लेकिन दोस्तों ऊपर वाले को कुछ और भी मंजूर था और ऐसा यहाँ पर होता है। धीरे धीरे उसका बेटा बड़ा होता है और उसी दौरान जो अमन के माता पिता है वो उसे पैसे कमाने के लिए बोलते हैं। वैसे तो घर की खेती बाड़ी काफ़ी थी लेकिन अमन खेती बाड़ी पर नहीं जाया करता था। वो घर के अंदर ऐसे ही पड़ा रहा करता। माता पिता उसे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और फिर उसकी पत्नी प्रीति से कहने लगते हैं, बेटा तुम इसे समझाओ कि यह कमाने के लिए जाएगा, अगर यह कमाने नहीं जाएगा तो किस तरह से पूर्ति पड़ेगी। इस बात को सुनकर प्रीति अपने सास ससुर से कहती है कि ठीक है बाबूजी, मैं एक बार कहकर देख लेती हूँ, अगर मेरी बात मान जाए। तो उसका ससुर कहता है कि नहीं बेटी, तुम्हारी बात मान जाएगा और जब से तुम आए हो उसके बाद से उसने बाहर जाना तो बंद कर दी है। यही सोचकर प्रीति के सास ससुर उससे कह देती है और प्रीति अपने पति को समझाने लगती है। एक रात जब उसको समझा आती है तो वो हामी भर लेता है, कहता है कि ठीक है, कल से मैं कमाने के लिए जाऊंगा और कोई भी किसी भी दिक्कत नहीं है। सुबह सुबह वो जल्दी उठता है और उठने के बाद लंच पैक करवाता है और वहाँ से घर से निकल जाता है।
घर से निकलने के बाद शाम को वो वापस लौटा था और शाम को आकर घर में कह देता है कि ठीक है, मुझे नौकरी मिल गई है और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। अमन फिलहाल नौकरी करने लगा था और नौकरी पर जाकर वो आराम से घर का गुजारा कर रहा था। लेकिन अभी तक भी वो बुरी आदत उसके अंदर थी, वो उसने नहीं छोड़ी थी। और इस बुरी आदत के चलते जितने भी पैसे उसे नौकरी से मिला करते, उनमें से आधे से ज़्यादा पैसों को खर्च कर दिया करता। अब इस बात को लेकर उसकी पत्नी उससे लड़ाई करने लगती है। कहती है कि ऐसे कैसे चलेगा, तुम्हारी सैलरी को तो अपनी इसमें ही खर्च कर दिया करते, फिर बच्चों का गुजारा कैसे होगा। अब हमारा बच्चा बड़ा भी हो रहा है और ऐसे इसका जीवन कैसे व्यतीत होगा। यह कहकर उससे लड़ाई करने लगती है और अमन उसको उल्टा जवाब देने लगता है, क्योंकि पहले वो कमाया नहीं करता था लेकिन अब कमाने लगा है। तो इसी वजह से अमन उल्टा अपनी पत्नी से लड़ाई करने लगता है। जब ये बात अमन के माता पिता को पता चलती है तो वो भी अपनी बहू की ओर लेते हैं और कहते हैं कि बेटा, बहू सही कह रही है, तू इस काम को छोड़ दे जिस काम को कर रहा है, और इस राह पर चलेगा तो तेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अमन किसी के एक बात नहीं मानता है और वो इसी तरह से अपने समय को बिताने लगता है। धीरे धीरे उन दोनों के बीच की लड़ाई कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है और इसी लड़ाई के चलते जब अमन का बेटा 5 साल का होता है तो उसी दौरान अमन एक दिन अचानक से घर से गायब हो जाता है और अमन के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलता है, क्योंकि अमन ने फिलहाल अपना घर छोड़ दिया था और घर छोड़ने के बाद वो कहीं गायब हो गया था। अब चारों तरफ अमन को ढूंढा जाता है लेकिन अमन का कहीं भी अता पता नहीं होता है। अमन के जो माता पिता है वो पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज कराते हैं लेकिन वहाँ से भी उसका कोई भी अता पता नहीं था। इसके बाद कुछ दिन ऐसे बीत जाते हैं, लेकिन अब जो अमन का छोटा भाई होता है उसके माता पिता उसकी भी शादी कर लेते हैं और शादी होने के बाद उनके घर में एक और बहू आ जाती है। अब जो कि छोटे भाई की पत्नी थी वो कुछ ज़्यादा ही चालाक थी और इसी चालाकी के चलते वो चाहती है कि किसी तरह से आप इस अपनी जिठानी को भी यहाँ से निकाल दिया जाए और उसके बाद घर पर मेरा ही राज होगा। यही सोचकर वो छोटी छोटी बातें ऐसे करने लगते हैं जिससे अमन की जो पत्नी है वो उसकी ससुराल चले जाया करते हैं और उसके बाद वो अपने मायके में रहे और उसके ये मंसूबे कामयाब भी होते हैं। कुछ दिनों बाद वो ससुराल के अंदर ऐसा माहौल क्रिएट कर लेती है जिस माहौल को देखते हुए जो अमन की पत्नी प्रीति होती है वो अपने छोटे से बच्चे को लेकर अपने साथ वहाँ से अपने मायके आ जाते हैं और वहीं पर रहने लगती है। अमन के माता पिता उसे समझाने की भी कोशिश करते हैं लेकिन वो कह देती है कि नहीं माँ बाबूजी, मुझे अपने वहीं पर जाने दो, मैं वहीं पर अपना समय व्यतीत कर लूँगी। प्रीति वहाँ से अपने मायके आ गई थी और वहाँ पर प्रीति के माता पिता ने उसके लिए एक परचून की दुकान खुलवा दी थी। अब उस दुकान पर बैठकर वो अपने बच्चों को पालने लगती है और धीरे धीरे उसकी दुकान अच्छी भी चलने लगती है। उसके माता पिता खेतीबाड़ी किया करते और कभी भी कोई बुरा समय उसके ऊपर आया करता तो उसके लिए वो तैयार रहा करते। यानी कि प्रीति के माता पिता उसके बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और उन्हीं की वजह से वो अपने जीवन को हंसी खुशी व्यतीत कर रही थी। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है, लगभग इस बात को 5 साल बीत गए थे और 5 साल बाद अचानक से कुंभ का मेला आ जाता है और कुंभ के मेले का जो नान है उसको नहाने के लिए उसके मायके से कुछ लोग वहां पर जा रहे थे जो कुंभ के मेले में स्नान करना चाहते थे। उसके बाद जब यह बात प्रीति को पता चलती है तो वो भी सोचने लगती है कि क्यों ना मैं भी कुंभ के मेले में नहाने के लिए जाऊं और अपने बच्चों को अपने साथ ले जाऊं। इसके बाद प्रीति उन लोगों के साथ मिलकर वहां से कुंभ के मेले में स्नान करने के लिए चली जाती है। वहां पर जाने के बाद वो सभी लोग स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद वहां पर जाकर छोटी मोटी चीज़ों की खरीदारी करने लगते हैं। अब जैसे ही वो लोग स्नान कर रहे थे तो एक साधु जो कुंभ के मेले में स्नान करने के लिए आया था वो वहीं पर एक तंबू के अंदर ठहरा हुआ था।
वो जैसे ही प्रीति को देखता है तो देखते ही बहुत कुछ उसके बारे में सोचने लगता है। जहाँ से प्रीति स्नान करती है वहीं से वो उसके पीछे पीछे चलने लगता है और जैसे प्रीति आकर खरीदारी करने लगती है तो वो देखता है कि वो तो वहीं से खरीदारी कर रही है जहाँ पर उसका तंबू है पीछे। तो इसके बाद वो अपने तंबू में जाता है। तंबू में जाने के बाद अंदर कुछ देखता है और देखने के बाद तंबू के दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। प्रीति अपने 10 साल के बच्चे के साथ वहाँ पर खरीदारी कर रही थी और उसी दौरान जो साधु था वो उसकी तरफ घूर घूर कर देख रहा था। अब जैसे ही प्रीति की नज़र अचानक से उस साधु पर पड़ती है तो वो देखने लगती है कि वो तो उसे ही देख रहा है और जैसे प्रीति साधु से नज़र मिलाते हैं तो उसके बाद जो साधु होता है वो उसे इशारा करने लगता है तंबू के अंदर आने का। अब प्रीति देखती है कि एक साधु उसे तंबू के अंदर बुला रहा है तो वो सोचने लगती है कि इस कुंभ के मेले में बड़े बड़े संत आते हैं और हो सकता है ये मेरे बारे में मुझे कुछ बता दे कि मेरा जीवन आगे का कैसा रहेगा और मेरे बच्चे का जीवन कैसा रहेगा। तो इसी वजह से प्रीति उस साधु के तंबू की तरफ बढ़ने लगती है अपने छोटे से बच्चे को लेकर और थोड़ी ही देर में उस तंबू के अंदर चली जाती है। जैसे ही प्रीति उस तंबू के अंदर घुसी थी तो साधु ने वो कपड़े का दरवाज़ा था उसे बंद कर दिया था और तंबू के अंदर वो साधु था और प्रीति थी और उसका बच्चा था जिसकी उम्र 10 साल थी। जब प्रीति तंबू के अंदर घुसी थी तो यह सब कुछ वहीं पर खरीदारी कर रहा एक व्यक्ति जो उसी के गांव का था वो देख लेता है और देखने के बाद बहुत कुछ अपने मन के अंदर सोचने लगता है। वह सोचता है कि इस तंबू के अंदर ये क्यों गई है, आखिर कोई गलत काम नहीं हो रहा। तो इसी बात को सोचकर वो उस तंबू के अंदर जाने का फैसला करता है। इसके बाद वो व्यक्ति अपने कदमों को बढ़ाते हुए सीधा तंबू के दरवाजे पर पहुंच जाता है और एकदम से उस तंबू के अंदर घुस जाता है। जैसे ही वो तंबू के अंदर घुसता है तो तंबू के अंदर जिस साधु ने प्रीति को बुलाया था वो उसके पैरों को पकड़कर फूट फूट कर रो रहा था और प्रीति की आंखों से भी आंसू टपक रहे थे। ये सब कुछ देखकर वो बड़ा ही हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि ये साधु संत इस महिला के पैर पकड़कर क्यों रो रहा है और उनका बच्चा साइड में खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा था। और जैसे ही वो साधु और प्रीति उस व्यक्ति को तंबू के अंदर जाता हुआ देखते हैं तो साधु एकदम से खड़ा हो जाता है और अपने आंसुओं को छुपाने लगता है। इसके बाद यह व्यक्ति उनसे पूछने लगता है कि तुम कौन हो और यहाँ पर ऐसा क्यों कर रहे हो। तो जो साधु होता है वो अपनी असलियत उस व्यक्ति के सामने और प्रीति के सामने बयां कर देता है। वो कहता है कि मेरा नाम अमन है और मैं इसका कभी पति रहा करता था। इसने तो मुझे बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की थी लेकिन मैं इसकी बातों को समझ नहीं पाया और अचानक एक दिन घर से गायब होकर साधु बनकर इधर उधर घूमने लगा। अब जब वो व्यक्ति अमन नाम सुनता है तो वो भी उसे पहचान जाता है और कहता है कि ठीक है तुम लोग बात कर लो, मैं बाहर चला जाता हूँ। इसके बाद जो अमन होता है वो प्रीति से फिर से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि प्रीति मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है तो मुझे माफ़ कर दो। वैराग्य की राह पर चलना स्टार्ट किया तभी मुझे पता चला कि जो कुछ मैं छोड़ कर आया हूँ वो एक महापाप है और उस पाप का पश्चाताप करने के लिए मुझे उसे सब कुछ सही करना पड़ेगा। इस बात को सुनकर प्रीति कहने लगती है कि अगर इतना ही बड़ा पाप था तो तुम पहले से ही आ जाते, लेकिन तुमने यहाँ पर मुझे इस तरह से क्यों बताए है। ये बात तो वो कहने लगता है कि मैं सोच तो रहा था काफ़ी दिनों से, क्योंकि बार बार ये बात मुझे परेशान किया करती थी, लेकिन जब मैंने घर के बारे में पता किया तो मुझे पता चला कि तू वहाँ से अपने मायके में रहा करती है और वहीं पर मेरे बच्चे को पाल रही है। तो इसी वजह से मैं तुम्हारा सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, लेकिन यहाँ पर जैसे ही मैंने तुम्हें देखा तो देखने के बाद अपने आप को नहीं रोक पाया। इसी वजह से मैंने सोचा कि यहाँ पर तुमसे माफ़ी मांग लेता हूँ और अगर तुम चाहो तो मैं इस पाप से मुक्त हो सकता हूँ। ऐसा कहकर अमन प्रीति को मनाने लगता है। तो जो प्रीति होती है पहले तो उसे मना कर देती है, कहती है
कि नहीं, जिस राह पर तुम चल रहे हो बहुत ही अच्छी राह है और अपना साधु बन के अपना जीवन व्यतीत करो, जिंदगी में भजन करो, ऊपर वाले की प्राप्ति हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन अमन उससे बार बार कहता है कि इस तरह से प्राप्ति नहीं होगी। जब मैं अपनी जिम्मेदारियों से भागकर इस राह पर चलूंगा तो ऊपर वाला बिल्कुल भी मुझसे प्रसन्न नहीं होगा और इस तरह से मेरी कहीं भी मुक्ति नहीं हो पाएगी। इसके बाद प्रीति उससे कहती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम ऐसा करो, मेरा नंबर तुम ले लो और मुझे अपना नंबर दे दो। मैं घर जाने के बाद अपने घर वालों से बात करके तुम्हें बता दूंगी, क्योंकि तुम्हारे वहाँ से आने के बाद मेरे घर वालों ने मेरा बहुत ही सपोर्ट किया है और मैं नहीं चाहती कि उनकी इच्छा के विरुद्ध में मैं कोई भी काम करूं। ऐसा कहकर प्रीति वहाँ से अपने बच्चे को लेकर निकल जाती है और अमन का नंबर अपने पास ले आती है। अब जो अमन है वो बार बार अपने फ़ोन की तरफ देखता है जैसे ही शाम होती है और सोचता है कि प्रीति मुझे फ़ोन करेगी, लेकिन अभी तक प्रीति का कोई भी फ़ोन नहीं आया था। जैसे ही शाम के समय वो अपने माता पिता के पास जाती है तो उनसे इस बारे में बात करती है। कहती है कि मेरा पति अमन एक साधु बन गया है और वो कुंभ के मेले में मुझे मिला था और मुझे बुलाकर वो मुझसे माफ़ी मांग रहा था। अब माता पिता जब इस बात को सुनते हैं तो इस बात के बारे में सोचने लगते हैं और उससे पूछते हैं कि बेटी अब वो चाहता क्या है और क्या कह रहा था। तो वो बता देती है कि वो मुझसे माफ़ी मांग रहा था और कह रहा था कि मुझे दोबारा से अपना लो, हम लोग दोबारा से अपनी गृहस्थी बसाएंगे। इसके बाद माता पिता इस बात पर थोड़ी देर तक सोच विचार करते हैं और सोच विचार करने के बाद कह देते हैं कि ठीक है बेटी, अगर ऐसी बात है तो उसे कह दो कि तुम आ जाओ, कोई भी किसी भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद उस रात तो प्रीति फ़ोन नहीं करती है। दूसरे दिन सुबह सुबह प्रीति अपना फ़ोन निकालकर अमन के पास फ़ोन करती है और उसे कह देती है कि ठीक है अमन, अगर तुम चाहते हो तो हम दोबारा से अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी किसी भी दिक्कत नहीं है। अमन इस बात को सुनकर बड़ा ही खुश हो जाता है और अपने गुरु से दोबारा गृहस्थी बसाने की आज्ञा लेता है। उसका गुरु जब इस बात को सुनता है कि वो दोबारा से गृहस्थी बसाना चाहता है तो वो भी खुशी खुशी उसे आज्ञा दे देता है और कहता है कि बेटा, सबसे पहले अपने कर्तव्य को पूरा करो और उसके बाद ऊपर वाले का भजन करो। अगर उससे पहले हम भजन करते हैं तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि ऊपर वाला इसमें प्रसन्न हो जाए। इस बात को कहकर वो उसे वहाँ से विदा कर देता है। तो जो अमन होता है दूसरे ही दिन वहाँ से सीधा अपने गांव जाता है और गांव जाने के बाद अपने घर वालों से कह देता है कि मैं प्रीति को लेने के लिए जा रहा हूँ और आज से मैं यहीं पर रहूँगा, कोई भी किसी भी दिक्कत नहीं है। उसने अपनी दाढ़ी मूछ कटवा ली थी और पूरी तरह से एक नॉर्मल आदमी की तरह दिखाई दे रहा था। माँ बाप अमन को देखकर बड़ा ही खुश होते हैं और वो कहने लगता है कि आज के बाद मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा जिस गलती की वजह से पहले जैसी गलती को दोहराया जा सके। उसके बाद उसके माता पिता खुशी खुशी उसे प्रीति को लेने के लिए भेज देते हैं और अमन वहाँ से अपने ससुराल जाकर प्रीति को अपने साथ ले आता है। उसने अपने सास ससुर से भी इस बात की माफ़ी मांगी थी कि उसने बहुत गलत किया है जो अपनी जिम्मेदारियों से भागा, लेकिन आगे से आपको ऐसी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। प्रीति भी खुशी खुशी उसके साथ चली जाती है और आप फिलहाल अमन अपने घर में है, कोई भी किसी भी दिक्कत नहीं है, प्रीति के साथ है और उनका बेटा भी अपने पिता को देखकर बड़ा ही खुश होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कहानी जैसी भी लगी है कमेंट सेक्शन में बता देना। और आपको एक बात और बता देता हूँ, इस कहानी के कैरेक्टर के नाम और जगह के नाम बदल दिए गए ताकि उन लोगों को कोई परेशानी ना हो जो लोग इस कहानी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इस कहानी के अंदर कुछ अच्छे पहलू है तो कुछ बुरे पहलू भी है और इसी वजह से हम नहीं चाहते कि हमारी वीडियो की वजह से किसी को किसी भी कोई परेशानी ना हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। जैसे कि इस कहानी में अमन ने जो किया वो बिल्कुल गलत किया था। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब उसका घर परिवार बस गया था तो सबसे पहले उसे अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए था। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।